रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। फिर से कहना तो शायद आप लोगों के साथ में एक बेईमानी होगी, क्योंकि पिछला एक महीना हमने इस चैनल पर अपसेंट किया है। एक महीने से पिछले एक भी वीडियो हमने इस चैनल पर अपलोड नहीं किया है। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, लेकिन मैं बार बार अपनी परेशानियों को, अपनी वजहात को आप लोगों को बताता हूँ और चैनल पर लगातार कंटिन्यू नहीं रह पाता हूँ। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में जब से मैंने ये चैनल बनाया है लगभग 850 के प्लस एपिसोड में डाल चुका, लेकिन कभी भी मैंने आप लोगों के साथ में इतना लंबा ब्रेक लिया ही नहीं है। कहने का मतलब यही है कि ये एक बड़ी गलती है। अब उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकते हैं कि रमज़ान का महीना था, रोज़े में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पाती, इसलिए एक छुट्टी लेना ही सही समझा। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बड़े हैं, बड़े दिल वाले हैं, माफ़ करेंगे और आगे हमारे साथ इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर एक महिला को पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। ये महिला देखने में इतनी ज़्यादा भोली, इतनी ज़्यादा सीधी थी कि लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार पुलिस वाले इस महिला को गिरफ्तार कर कर क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उस महिला की जब सच्चाई निकल कर सामने आती है तो लोग हैरान थे। लोग ये सोचकर परेशान थे कि हमारे भारत जैसे देश के अंदर क्या इस तरीके के भी कुछ क्राइम होते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारे अवैध संबंधों की खबरें लगातार निकल के आती है, लेकिन इस तरीके की जो खबरें होती है ये इंसान को पूरी तरीके से तोड़ के रख देती हैं। तो चलिए, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाएं। और बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के झांसी से। और इसी झांसी के अंदर एक गांव लगता है, भगवंतपुरा गांव। ये जो भगवंतपुरा गांव है, इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम है हंसराज वर्मा। हंसराज वर्मा, जिनकी शादी साल 2010 में बबीता नाम की एक लड़की के साथ में होती है। हालांकि उसके बाद में हंसराज और बबीता दोनों एक दूसरे के साथ में बेहतर से बेहतर जिंदगी बिताने की कोशिश करने में लग जाते हैं। हालांकि ये फैमिली आगे भी बढ़ती है, खुश रहती है ये फैमिली, और हंसराज और बबीता को 2 बच्चे भी हो जाते हैं। वैसे तो इस फैमिली के अंदर प्यार था, मोहब्बत थी, सब कुछ था, लेकिन इस फैमिली के साथ में एक प्रॉब्लम थी। ये जो फैमिली थी ये फाइनेंशियली उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, यानी कहीं ना कहीं इस फैमिली के पास में पैसों की कमी थी। अच्छा, जो हंसराज वर्मा थे ये कच्चे तेल का काम किया करते थे। जो मट्टी का तेल होता है ना, गांव में जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। और उसी तेल को ये बेचा करते थे आगे, और उससे जो कुछ पैसे आया करते थे उसी से हंसराज वर्मा और उनकी पत्नी बबीता अपना घर चलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पैसों की कमी, दिक्कतों के बीच ये जो परिवार था सर्वाइव कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। समय यूं ही लगातार गुजरता रहता है और तकरीबन 16 साल गुजर जाते हैं। यानी साल 2010 में शादी हुई थी और अब साल 2026 आ चुका था, और साल 2026 के फरवरी महीने में, यानी एक तारीख आती है 4 फरवरी साल 2026, और इसी फरवरी के महीने में जो हंसराज वर्मा होते हैं ये ग्वालियर पहुंचते हैं। दरअसल ग्वालियर में हंसराज वर्मा की बुआ रहा करती थी और वहीं पर एक बर्थडे पार्टी थी। उसी बर्थडे पार्टी में ये शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन हंसराज वर्मा वहां पर अकेले गए थे। लेकिन दोस्तों, हंसराज वर्मा वहां से ये कहकर निकलते हैं कि वो अपने घर वापस जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हंसराज वर्मा घर ही नहीं पहुंचते हैं। अब इधर हंसराज वर्मा जब घर नहीं पहुंचते तो फैमिली वाले वहां पर फोन करते हैं जहां पर वो गए हुए थे, वहां पूछते हैं। वहां से बताया जाता है कि वो निकल चुके हैं। लिहाजा परिवार के जो लोग थे ये परेशान होते हैं। हंसराज वर्मा की जो बीबी होती है, पत्नी होती है बबीता, वो भी परेशान होती है। लिहाजा ये परिवार परेशान होता रहता है, हताश होता रहता है, जहाँ तहाँ ढूंढता है, फ़ोन लगाता है, कहीं से कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद में ये परिवार हताश होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचता है, और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद में ये हंसराज वर्मा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। अब दोस्तों, परिवार वाले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज तो कराते हैं, और अभी तक पुलिस को और परिवार वालों को यही लग रहा था कि हो सकता है कि हंसराज कहीं पर चले गए हों, आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हंसराज की पत्नी थी, जिसका नाम बबीता था,
वो ज़ारों कतार रोई जा रही थी और वो पुलिस से, घर वालों से यही कह रही थी कि अगर हंसराज को कुछ हो गया और वो अगर वापस नहीं आए तो उसका और उसके बच्चों का क्या होगा। खैर परिवार वाले, पुलिस वाले हंसराज की पत्नी बबीता को जैसे तैसे कर कर दिलासा देने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं, दुलारा करते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो सकता है कहीं चले गए हो, आ जाएंगे। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि जो हंसराज थे ये ग्वालियर गए हुए थे अपनी बुआ के घर। लिहाजा पुलिस जो थी वो अब ग्वालियर में जो बुआ का घर था वहां से तहकीकात शुरू करती है, वहां से पूछताछ करती है। तो जो बुआ का घर था वहां से पता चलता है कि जो हंसराज थे ये शाम को ही फ्री हो गए थे और उसके बाद में ये अपने कजिन ब्रदर के साथ बाहर निकल गए थे और शायद कजिन ब्रदर ने भी जो हंसराज थे उनके घर पे जाने वाला जो स्पॉट था वहीं पर छोड़ दिया था। अब पुलिस पता करती है कि कजिन कौन था जिनके साथ गए हुए थे। तो पता चलता है कि जो कजिन था उसका नाम था हेमंत, हेमंत जिसका घर भी ग्वालियर में ही था। लिहाजा पुलिस वाले हेमंत के पास पहुंचते हैं, हेमंत से पूछताछ करते हैं। तो हेमंत भी पुलिस को यही बताता है कि हाँ हम लोग शाम को फ्री हो गए थे, उसके बाद में हम लोग बाहर निकले घूमने के लिए, थोड़ी बहुत देर तक हम लोग इधर उधर घूमे, उसके बाद हंसराज कहने लगे कि उनको घर भी जाना है, वापस लौटना है, इसलिए जहाँ पर बस मिला करती थी मैंने वहीं पर हंसराज को छोड़ दिया था। खैर पुलिस वाले इस तमाम तरीके के बयान जो थे वो लिखवाते हैं और पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन हंसराज के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ऐसा करते करते तकरीबन 5 दिन का लंबा समय गुजर चुका था। लिहाजा इसी सिलसिले में पूछताछ छानबीन चल ही रही थी कि एक तारीख आ जाती है 9 फरवरी साल 2026 और इसी 9 फरवरी साल 2026 को गोराघाट के पुलिस थाने में एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब जंगल के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। लिहाजा पुलिस की टीम उस जंगल में पहुंचती है, उस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है तो देखने से पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी थी ये किसी मर्द की थी, यानी किसी आदमी की डेड बॉडी थी। चूंकि पुलिस के पास में ऐसे केसेस भी रजिस्टर्ड थे जिसमें किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो, तमाम तरीके से एक एक कर सबको बुलाया जाता है और इसी सिलसिले में हंसराज की फैमिली भी वहां पर पहुंचती है, हंसराज के माता पिता और हंसराज की पत्नी। जब वहां पर पहुंचने के बाद में डेड बॉडी की शिनाख्त करते हैं तो यहाँ पर हंसराज की पत्नी की बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, दरअसल ये जो डेड बॉडी थी ये किसी और की नहीं थी बल्कि हंसराज की ही थी। अब इस तरीके से जब हंसराज की डेड बॉडी मिलती है तो परिवार का बुरा हाल हो जाता है। हंसराज की जो पत्नी बबीता थी उसका तो रो रो कर बुरा हाल था कि उसके साथ में ये क्या हो गया। बहरहाल पुलिस केस तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही था, परिवार वाले सोच रहे थे कि कहीं चला गया हो, लेकिन अब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल थी। हंसराज का कत्ल हुआ था। अब शुरुआत में ये भी लगा कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, लिहाजा उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली मेंशन था कि हंसराज की गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन हत्या किसने और क्यों की है ये अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। अब पुलिस वाले इस केस के छोटे से छोटे पॉइंट को जोड़कर, इस केस की कड़ी से कड़ी जोड़कर कातिल तक पहुंचना चाह रहे थे। लिहाजा इस जांच का जो दायरा था ये पुलिस वाले सबसे पहले फैमिली के इर्द गिर्द ही घुमाते हैं, क्योंकि आज के इस दौर में कातिल बाहर के नहीं बल्कि घर के अंदर छुपे होते हैं। इसलिए पुलिस जब फैमिली वालों को इस जांच के दायरे में रखते हैं तो सबसे पहले जो हंसराज था उसका जो भाई था जिसका नाम हेमंत है, उस हेमंत से पूछताछ की जाती है। अच्छा, हेमंत से जब पूछताछ की जाती है तो हेमंत पुलिस के सामने थोड़ा सा झटपटाता है, थोड़ी सी इधर उधर की बातें करता है। अब पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगती है कि हेमंत आखिरकार सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। पुलिस को हेमंत के ऊपर शक तो होता है, लेकिन शक के आधार पर हेमंत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस वाले हेमंत की कॉल डिटेल्स वगैरह ये सारी चीजें खंगालते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो मौत का समय आया था उसी समय के आसपास कुछ ऐसा सस्पिशियस मिलता है, कुछ ऐसा संदिग्ध मिलता है जिससे पुलिस को हेमंत के ऊपर जो शक था वो शक यकीन में बदल जाता है। दरअसल जिस समय इस हंसराज की मौत हुई थी उसी समय हेमंत ने किसी को कॉल किया था और कॉल करने वाला कौन था, वो एक महिला थी और वो महिला भी पता है कौन थी, हंसराज की अपनी ही पत्नी बबीता। अब जैसे ये सारी चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं, अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था और पुलिस समझ चुकी थी कि इस पूरे केस के अंदर हेमंत का बड़ा हाथ है।
लेकिन फिर पुलिस को ऐसा भी लगता है कि हेमंत ने उस दिन कॉल की हो तो वो महज एक इत्तेफाक हो। हेमंत ने ये पूछने के लिए की हो कि जो हंसराज है वो घर पे पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा। लिहाजा पुलिस वाले अपने शक के दायरे को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं और इनकी पुरानी से पुरानी कॉल डिटेल्स निकालते हैं। और दोस्तों, जब इन दोनों की पुरानी से पुरानी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है तो ये चीज़ें साफ हो चुकी थी। दरअसल हेमंत और जो हंसराज की पत्नी बबीता थी, इन दोनों के बीच में लगातार बातचीत हुआ करती थी। अब पुलिस वाले समझ चुके थे कि इन दोनों के बीच में कुछ रिश्ते हैं, लिहाजा सच क्या है अब ये दोनों ही बता सकते हैं। इसलिए पुलिस वाले अब इन दोनों को उठा लेते हैं। उठाने के बाद में इन दोनों को पुलिस थाने लेके आते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में इधर उधर की तमाम बातें पुलिस से की जाती हैं, लेकिन पुलिस को अपने मकसद तक पहुंचना था, पुलिस को कातिल तक पहुंचना था। इसलिए पुलिस वाले अब इन दोनों से थोड़ा सा सख्ती से पूछताछ करते हैं। और जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो पुलिस वाले भी सच्चाई सुनकर हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले भी सोचने लगते हैं कि आज के इस दौर में आखिरकार रिश्तों को किस तरीके से बचाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, जो पूरी कहानी पुलिस को बताई जाती है उस कहानी के हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम या फिर इन रिश्तों की शुरुआत हुई थी साल 2025 में होली से। दरअसल होली के समय जो हंसराज था उसने अपने घर पर एक प्रोग्राम किया हुआ था और इसी प्रोग्राम के अंदर उसने अपने ताया और ताया के बेटे हेमंत को अपने घर बुलाया था। हालांकि हेमंत पहले भी हंसराज के घर पे आया था, लेकिन इस बार जब वो घर आता है तो इस होली पर हंसी और मजाक का जो सिलसिला था ये उसकी भाभी बबीता के साथ में भी होता है। और कहीं ना कहीं हेमंत बबीता से पहली बार खुलकर बातचीत करता है और इसी खुलकर बातचीत करने में हेमंत और बबीता इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन जाता है। अब हेमंत और बबीता के बीच में रिलेशनशिप बन चुका था, लेकिन अब समय आ चुका था कि हेमंत घर वापस लौटे। लेकिन हेमंत बार बार बबीता से मिलना चाहता था, वो बबीता के घर आना चाहता था। लेकिन हेमंत के लिए मुश्किल ये थी कि वो ऐसे तो आ नहीं सकता, अगर कोई फंक्शन कोई त्यौहार हो तो वो आ जाए, लेकिन ऐसे ही अगर वो बेवजह आएगा तो लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए हेमंत अब एक प्लान बनाता है। प्लान के तहत सबसे पहले वो अपने भाई जो हंसराज था उसके नज़दीक आना शुरू करता है। यानी रिश्ते में वो भाई तो था, लेकिन अब एक दोस्त की तरह उसको ट्रीट करना शुरू करता है। वो उससे कभी कभी मिलता, मिलने के साथ साथ उसके ऊपर पैसे भी खर्च करता। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो हंसराज था उसका जो कामकाज था वो इतना ठीक नहीं था, लेकिन जो हेमंत था वो एक प्राइवेट फैक्ट्री में मैनेजर की पोस्ट पर था, जिसकी वजह से उसे अच्छी सैलरी मिलती थी। और चूंकि वो अकेले रहा करता था तो उसके पास में खर्चा भी कम था, इसकी वजह से उसके पास अच्छी सेविंग्स थी। इसीलिए हेमंत अब इसी पैसे को अपना हथियार बनाता है और ये पैसा वो हंसराज के ऊपर खर्च करना शुरू करता है। कभी उसको शराब पिलाता, कभी कुछ पैसे उसे खर्चे के लिए देता। अब जो हंसराज था ये भी धीरे धीरे हेमंत के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। हंसराज समझता है कि हेमंत उसका छोटा भाई है और छोटा भाई होने का वो फर्ज निभा रहा है, वो उसकी गरीबी में उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हंसराज नहीं जानता था कि हेमंत की इसके पीछे क्या साजिश है। लिहाजा उसके बाद में अब हेमंत जो था वो हंसराज के घर आना चलना शुरू कर चुका था। आता कई कई बार कई कई दिन तक रुक जाता। शुरुआत में तो वो हंसराज के सामने ही आया करता था, लेकिन अब वो हंसराज के पीछे भी घर पे आने लगा था। और कभी कभार अगर हंसराज घर आ जाता तो वो यही सोचता कि हेमंत तो ऑलरेडी आता ही है। उसके बाद दोनों बैठकर शराब पीते। कभी हंसराज को पैसे चाहिए तो वो हेमंत से खुद मांग लेता, और कभी हंसराज नहीं मांगता तो हेमंत खुद दे देता। धीरे धीरे वो बबीता की ज़रूरतें भी पूरी कर रहा था, यानी हंसराज का भी काम चल रहा था। उसके काम के अलावा उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे अपने भाई से भी मिल रहे थे। दूसरी तरफ हेमंत को जो कुछ चाहिए था वो उसे सब कुछ मिल रहा था, यानी उससे बबीता से फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते और वो उसके धीरे धीरे अब बनना शुरू हो चुके थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और इन चीज़ों के बारे में किसी को कालोकाल खबर नहीं चलती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी कहानियों के अंदर हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि इश्क और मुश्क ये ऐसी चीज़ होती है कि ज़्यादा दिनों तक छुपाए छुप नहीं सकती। और आखिरकार इस बारे में अब हंसराज को खबर लगना शुरू हो जाती है। और जब ये चीज़ें हंसराज को शुरुआत में पता चलती हैं तो हंसराज इन चीज़ों का विरोध करता है। विरोध इस तरीके से करता है कि वो जब भी अपने घर आता काम के सिलसिले से लौटकर तो वो कभी कभी देखता कि हेमंत घर पे होता। अच्छा, वो कुछ इस तरीके की चीज़ें देख लेता है कि अब वो जब कभी भी घर पे आता तो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ में मार पटाई शुरू करता।
अब इन मार पिटाई से हंसराज की जो पत्नी बबीता थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद में वो अपने प्रेमी या फिर यूँ कहें कि अपने देवर हेमंत को कॉल करती है और वो कहती है कि वो इस मार तोड़ से टूट चुकी है और वो समाधान चाहती है। लिहाजा जो हेमंत था हंसराज के घर पहुंचता, बबीता को कुछ पैसे देता और दूसरी तरफ हंसराज को भी पैसे देता। चीज़ें थोड़े दिनों तक दब जाती, लेकिन फिर वही चीज़ें। और इसी बीच में तारीख आती है 4 फरवरी साल 2026। 4 फरवरी साल 2026 को ग्वालियर के अंदर हंसराज की जो बुआ थी उनके घर पे एक बर्थडे पार्टी थी और उसी बर्थडे पार्टी में हंसराज को भी इनवाइट किया गया था। लिहाजा जो हंसराज था वो उस बर्थडे पार्टी में जाने के लिए निकलता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी पत्नी बबीता को भी बोलता है कि चलो उस बर्थडे पार्टी में चलते हैं, लेकिन बबीता इनकार कर देती है। शायद बबीता इससे पहले कोई बड़ी प्लानिंग कर चुकी थी। लिहाजा हंसराज उस बर्थडे पार्टी में पहुंचता है। इधर जो बबीता थी ये अपने प्रेमी हेमंत को कॉल करती है और कॉल करने के बाद में कहती है कि हंसराज घर से निकल चुका है और मैं चाहती हूँ कि वो अब कभी घर वापस ना लौटे, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मार तोड़ से भी टूट चुकी हो। अब जब ये बात हेमंत सुनता है तो उसको भी एक तरीके से ग्रीन सिग्नल मिलता है, वो भी तैयार हो जाता है। उसके बाद में बर्थडे वगैरह करने के बाद में हंसराज हेमंत से कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हेमंत और हंसराज जब घूमने के लिए निकल जाते हैं उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं गोरा घाट। वहां पर बैठकर हेमंत हंसराज को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाता है। उसके बाद में जब काफ़ी ज़्यादा समय गुजर जाता है हंसराज हेमंत से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि उसे घर जाना चाहिए। हेमंत कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें घर भेज देते हैं। हेमंत ने उस समय अपने गले के अंदर एक मफरल डाल रखा था और उसी मफरल से ये हंसराज की गला घोट कर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में उसके शव को वहीं पर जंगल में फेंकता है। उसके बाद में अपनी प्रेमिका यह हंसराज की पत्नी बबीता को कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि तुम्हारी लाइफ का जो कांटा था उस कांटे को मैंने निकाल दिया है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी सच्चाई पुलिस के सामने आती है और पुलिस जब इन दोनों को अरेस्ट करती है और इन दोनों को जब जेल के लिए लेके जाती है तो इसमें जो बबीता के 2 मासूम से बच्चे होते हैं वो ज़ारों कतार रो रहे होते हैं। शायद उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट के अंदर सबसे ज़्यादा कुछ खोया है। बाप उनका इस दुनिया में नहीं है, माँ अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारेगी और दोनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इंसान अपने मज़े, अपने नशे के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के अलावा कई और ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है, जैसा कि बबीता ने किया है। हालांकि पुलिस ने बबीता और हेमंत से ये पूछा कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो बबीता ने कहा कि उसका पति उसे शराब पीकर मारा करता था और उसने उसकी ज़िंदगी नर्क बना रखी थी और शायद वो अपने देवर के साथ में रिलेशनशिप में भी थी। यानी महज एक रिलेशनशिप ने ये सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तभी तो कहते हैं कि दोस्तों, इंसान को बाहर की दुनिया की खबर होती है लेकिन उसे अपने घर की भी खबर ही रखना चाहिए। अगर हंसराज शुरू से इन चीज़ों पे ध्यान देता तो शायद ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी। इस कहानी के बारे में जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अब से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के रेगुलर कमेंट्स पढ़े जाएँ। आज की वीडियो में कोई कमेंट्स नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि कमेंट्स 1 महीना पुराने हैं, तो आज आप कमेंट्स करेंगे तो कल से कमेंट्स पढ़ना हम लोग चालू करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि इस चैनल को पहले की तरह प्यार दें और इस चैनल को हम अब आगे लगातार कंटिन्यू करें, क्योंकि रमज़ान गुजर चुके हैं और अब हमारी जो छुट्टी थी, जो लीव थी, वो भी पूरी हो चुकी है। तो फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।